नमस्कार साथियों, के हुसैन्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से इंग्लिश का पूरा अच्छी तरह से रिवीजन क्लास 12th के लिए साइंस, आर्ट और कॉमर्स के बच्चों के लिए मैंने बेहतर अच्छी तरह से मैंने बता दिया हूं। अगर आप उन ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं, आज हम हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं और ये भी हिंदी का रिवीजन सीरीज़ है। ये वही ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और सवाल को समझने का प्रयास करते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है। तो याद रखेंगे कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल आता है। तो मवाद या धुआं। याद रखेंगे। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। याद रखेंगे पार्वती। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो याद रखेंगे उर्वर। क्या था? उर्वर था। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहंस है। तो याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बेनी प्रसाद। क्या था नाम? बेनी प्रसाद। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो भारतेंदु युग के थे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो याद रखेंगे 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का छंद किस बातचीत में उमरा चला जाता है। तो याद रखेंगे दो हम सहेलियों के बातचीत में। दो हम सहेलियों के बातचीत में। वाद विवाद संवाद क्या है। तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। याद रखेंगे व्यापारी। क्या थे पेशे से। तो व्यापारी थे। फिर ध्यान देंगे बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है। तो आधुनिक काल के हैं। अब चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते थे किस शीर्षक पाठ से है। तो याद रखेंगे उसने कहा था। किस शीर्षक पाठ से है। तो उसने कहा था। फिर वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र है। तो उसने कहा था। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। हजारा सिंह। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो इंग्लैंड से। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। तो 1.25 लाख के बराबर होता है। सूबेदार ने किस कहानी के पात्रा हैं। तो उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। उसने कहा था। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से निबंध है। तो उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी से है। तो याद रखेंगे उसने कहा था। किस कहानी से है। तो उसने कहा था। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं। तो याद रखेंगे 20वीं सदी के। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं। तो 3। उसने कहा था कहानी के नायक है तो लहना सिंह। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो हार को हरी नाम। उसने कहा था कहानी के किस शहर का चित्रण है। तो अमृतसर। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो मांझे। लहना सिंह किस पद पर था। तो जमादार। फिर पलटन का विदूषक कौन था। तो वजीरा सिंह। और जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो लहना सिंह ने। किसने मार गिराया। लहना सिंह ने। उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी 1915 में। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिंगड़ी को कोले डाल। तो यहाँ हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह। कुरमाई का क्या अर्थ होता है। तो याद रखेंगे मंगनी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। कर्म प्रधान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। तो खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। अब आ जाते हैं संपूर्ण क्रांति लेसन 3 की ओर। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है और सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी का लेखक है। तो जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। तो संपूर्ण क्रांति। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो याद रखेंगे बुढ़ापे और बीमारी। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों से है। तो मार्क्सवाद के, लेनिनवाद से। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो बाउल। पर जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो अमेरिका का। किसका दलाल कहा गया है। तो अमेरिका को।
जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में। उसके बाद किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे सिताब दियारा में। सिताब दियारा में। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो कल्पित। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। भागलपुर विश्वविद्यालय में। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किसकी है? अर्धनारीश्वर की। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो याद रखेंगे उर्वशी। उर्वशी इसकी रचना है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो एकांकी। नारी तू हम हूँ करी तब न किया विचार, जब नारी तब परिहार, नारी महाकवि। यह पंक्ति किस पाठ से? तो अर्धनारीश्वर से है। अर्धनारीश्वर से। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की रचना है? उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती की। निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? तो रोज। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक ने। किसने कहा? तो लेखक ने। मालती के पति का नाम क्या था? तो याद रखेंगे महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर। बचपन से लेखक के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्र सभा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो याद रखेंगे दही जमाने के लिए। तार सप्तक का संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। गैगरीन इनमें से किससे संबंध में है? तो बीमारी से। अज्ञे का जन्म हुआ था तो 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो याद रखेंगे उपन्यास। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे अज्ञे। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। तो या तो एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सा है? तो एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो याद रखेंगे सुखदेव को। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा में बदलने में दी गई फांसी को। देश सेवा में बदलने की दी गई फांसी को। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो याद रखेंगे भगत सिंह। एक लेख और एक पात्र के रचनाकार हैं? तो याद रखेंगे भगत सिंह। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे सरदार किशन सिंह। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है। प्रिंस क्रोपिटिकॉन कौन थे? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन थे? तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र का विद्वान। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी। स्वाधीनता सेनानी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को। आत्महत्या का घृणित अपराध या पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो याद रखेंगे भगत सिंह का। ओ सदा नीरा लेखा ये चैप्टर आ गया। गंडक नदी की चर्चा की शीर्षक पाठ से की गई? तो ओ सदा नीरा से। धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो याद रखेंगे नील की खेती के लिए। नील की खेती के लिए। चौर कैसे ताल हैं? तो याद रखेंगे उथले। चौर कैसे ताल हैं? तो उथले। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे कैसे ताल हैं? तो याद रखेंगे गहरे और विशाल। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लाया गया है? तो याद रखेंगे बोलते क्षण से। गंडक नदी का जल सदियों से है तो चंचल रहा है। सरयामातम ताल का जल कैसा रहा है? तो याद रखेंगे स्थिर। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। रामपुरवा कहाँ है? तो याद रखेंगे भीतिहड़वा के पास।
भितरवा के पास। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो याद रखेंगे मठ के महंत ने। गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखेंगे जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो निबंध। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे राइट आंसर इसका साथी हो जाएगा बहारवा, मधुबन और भीतहिरवा। बहारवा, मधुबन और भीतहिरवा में। माथुर जी को भीतरवा पहुंचने में कौन मिले थे? तो याद रखेंगे पुंडलिक जी। कौन मिले थे? तो पुंडलिक जी। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 के बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है कि उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूप नदी में बाढ़ याद आई होगी? तो याद रखेंगे केकई। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान के घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया गया? तो याद रखेंगे विशाल बिटप के तने पर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था तो 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया था तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। जगदीश चंद्र माथुर ने। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? तो भुइयां। नीम की खेती के लिए लाया गया तो भुइयां। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी के आसपास। 1930 ईस्वी के आसपास। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में। मानक बिस्नी के दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी। परमात्मा आपको सुखे रखे यह कथन किसकी है? तो आगंतुक लड़की की। अंडे की छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो मोहन राकेश। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम है? तो मदन मोहन मुगलानी। मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है तो निम्न मध्यम वर्ग। निम्न मध्यम वर्ग। सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? क्या करती दिखाई देती है? तो याद रखेंगे सूत काटती हुई। रंगून कहाँ है? वर्मा में। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है तो आषाढ़ का एक दिन। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? या सिपाही की माँ के रचनाकार है तो मोहन राकेश। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो डी सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी के लिए। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो याद रखेंगे मोहन राकेश। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन सा है? तो याद रखेंगे दीनू कुम्हार। मोहन राकेश के इस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे तो याद रखेंगे नई कहानी आंदोलन के। नई कहानी आंदोलन के। किस पाठ में यह उद्धरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? तो सिपाही की माँ में। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडली वाली गली अमृतसर में। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो याद रखेंगे अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। सिपाही की माँ कौन थी? तो याद रखेंगे बिसनदेई। सिपाही की माँ एकांकी की कुंती है तो याद रखेंगे परोसिन। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो याद रखेंगे बकलम खुद। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? तो परगीत और समाज। चरम व्यक्तिकता के परम सामाजिकता है किसकी शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो याद रखेंगे परगीत और समाज। परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो याद रखेंगे वाद विवाद संवाद से। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे जीयनपुर में। कहाँ हुआ था? जीयनपुर में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो याद रखेंगे प्रबंध काव्य। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? तो याद रखेंगे नामवर सिंह। 20वीं सदी में परगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? तो याद रखेंगे रोमांटिक उत्थान के साथ। नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था? तो याद रखेंगे डी पृथ्वीराज रासो की भाषा। परगीत और समाज के लेखक हैं तो याद रखेंगे नामवर सिंह। निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सा है? तो जूठन। माया की शीर्षक पाठ की पात्र है तो तिरिच।
जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की विधा कौन सी है? तो आत्मकथा। कलीराम के हेडमास्टर किस पठित पाठ के पात्र हैं? तो याद रखेंगे जूठन। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी? तो याद रखेंगे लेखक के पिताजी ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे 1993 में। लेखक के विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो याद रखेंगे पिताजी ने। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो याद रखेंगे कलीराम। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। आदमी पदार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो याद रखेंगे मलयज का। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलयज का। मलयज की रचना नहीं है, तो याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन सा है? तो मलयज। कौन सा है? तो मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज। उसके बाद जख्म पर भूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो याद रखेंगे मलयज का। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था? गंगा देवी। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या था? तो तिरिच। तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो याद रखेंगे 55 साल के। तिरिच कहानी के कहानीकार हैं तो उदय प्रकाश के। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था तो याद रखेंगे 1 जनवरी 1952 को। अरेबा परेबा उदय प्रकाश कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह की। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे नारायण जिद्दू। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो याद रखेंगे शिक्षा शास्त्र। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो याद रखेंगे शिक्षा की। लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो याद रखेंगे विश्व शिक्षक। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी असंभव है जब तो स्वतंत्र हो। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति। लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? तो जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा की। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह से हिंदी के ऑब्जेक्टिव को मैंने कवर किया है और वो हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके कौन से हैं? तो हिंदी में ये गद्य खंड मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। इसके बाद आपको पद खंड की वीडियो आएगी और एक वीडियो आएगी व्याकरण को। तो आप ज़्यादा देर का यह वीडियो नहीं है, मात्र 20 मिनट के अंदर का ही यह वीडियो है। आप इसे क्या करें कि अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर ले और अच्छी तरह से देख ले। याद रहे, अगर आपको इंग्लिश में अगर अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं कि अच्छी तरह से इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से उसको भी प्रिपेयर कर ले। मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं कि आपको हूबहू ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम में वही ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर अभी मैंने आपको डाला है। तो मैंने 4 वीडियो ऑब्जेक्टिव का डाल दिया, इंग्लिश का और हिंदी का भी मैं क्या करूँगा कि 4 वीडियो जाएगी। तो जल्दी से आप क्या करें कि इसको कवर कर लें और मैं लगातार आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि आपका बेहतर रिजल्ट हो। और मेरी ये छोटी सी एक ही गुजारिश होगी आपसे और एक ही आपसे मैं कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें। जो बच्चे हताश हैं, निराश हैं, उन बच्चों के पास यह वीडियो देखें। और एक मैं आखिरी बात मैं बोलना आपको चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक आखिरी बात ये है कि अगर आपको डर लग रहा है तो ये सीरीज़ को आप देख ले, ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से आएंगे। इसीलिए आप बेझिझक इन सवालों को आप अच्छी तरह से रट ले, याद कर ले, देख के आप एक तरह से इसको रिवाइज कर ले और एग्ज़ाम से पहले तक इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए थैंक्स।